हेलो रोवान, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन के अंदर हम लोग गाइज आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन महाट्रांसको एंड महाडिस्कॉम 2024 के लिए सुपर 30 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले और जानने वाले किस तरीके से आईबीपीएस आपको क्वेश्चंस फ्रेम अप करके बताता है और क्वेश्चन जो है आपको किस तरीके से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखने रहेंगे गाइस आपके अपकमिंग डिस्कॉम के एग्जामिनेशन के लिए, जहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग एंड डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग जो आपकी नेक्स्ट मंथ में एग्जामिनेशन शेड्यूल है, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए आपको ये सारे क्वेश्चंस को थॉरोली समझना होगा। और जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सेशन को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, सो दैट आपको ऑल ओवर इंडिया वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चंस, टॉप इंपॉर्टेंट डेटा एंड रेगुलर अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अभी हमारा ऑल ओवर इंडिया में एक इकलौता चैनल है जो कि प्योरली इलेक्ट्रिकल डोमेन बेस्ड आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है। सो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से अपकमिंग एग्जामिनेशन महापारेषण और महावितरण में आपको क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। देखिएगा, सबसे पहला हमारे पास में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिएक्टिव पावर ऑफ अ 3-phase डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम विद अ लाइन वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट एंड अ लाइन करंट ऑफ 40 एम्पियर इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज 36.87 डिग्री। अब बहुत बार स्टूडेंट्स को क्या होता है कि यार यहाँ पे तो हमारे पास में कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहते, तो हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करें। देखिए, मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ जितने भी स्टैंडर्ड वैल्यूज रहते हैं साइन और कॉस के, ठीक है, जैसे साइन 90 हो गया, कॉस 90 हो गया, ठीक है, साइन 36.87, ये कुछ बेसिक स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यूज होते हैं। इसको आपको लर्न करना ही होगा, सो दैट आपको इस तरीके से न्यूमेरिकल अगर आपको पूछा जाता है क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में, तो आप इसको एक्यूरेटली मार्कअप कर सको। स्पेसिफिकली मैं बताना चाहता हूँ ये एग्जामिनेशन का जो आज के लिए जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले 30 क्वेश्चन, ये आईटीआई के लिए बिल्कुल भी नहीं है गाइस। आईटीआई के लिए सेपरेट सीरीज है, आपको वो देखना होगा। मैं यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, महाट्रांसको एई एंड अबव एग्जामिनेशन के लिए ये सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, एंड बाकी एग्जामिनेशन के लिए भी, जहाँ पे जेई एंड एई के एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन आपको देखने रहेंगे, ठीक है। बहुत बार स्टूडेंट्स इसको महाट्रांसको या फिर आईटीआई लेवल के क्वेश्चन को कंसिडर करके बहुत डिमोटिवेटेड फील करते हैं, ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारे प्योरली जेई एंड एई अबव एग्जामिनेशन के लिए, ये मैं आपको एक पहले चीज बता देता हूं। देखिएगा, क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिएक्टिव पावर ऑफ 3-phase डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है, जहां पे हमारा उसमें लाइन वोल्टेज है 100 वोल्ट एंड लाइन करंट है 40 एम्पियर्स। अभी आपको डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम एंड स्टार कनेक्टेड सिस्टम में जो बेसिक डिफरेंस रहता है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास में स्टार कनेक्टेड सिस्टम में जो हमारा लाइन वोल्टेज रहता है वो √3 टाइम्स रहता है हमारे फेज वोल्टेज से, और जो लाइन करंट और फेज करंट सेम रहता है। ऑन द कॉन्ट्ररी जस्ट इसके अपोजिट रहता है हमारे डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में, जहाँ पे हमारा जो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम रहता है। अब आपको जो है लाइन वोल्टेज बताया गया है हमारे पास में 100 वोल्ट्स का एंड लाइन करंट है हमारा 40 एम्पियर का। सिंपल सा हमारे पास में फॉर्मूला निकल के आ जाता है। यहाँ पे हमें क्या पूछा गया, द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज 36.87 डिग्री। तो हमें पूछा गया व्हाट इज द रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर में एक ही डिफरेंस रहता है, रिएक्टिव पावर में आपको साइन फाई से मल्टीप्लाई करना रहता है। इसका फॉर्मूला निकल के आ गया P इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाय VL इंटू IL इंटू साइन फाई। क्लियर है। तो अभी हमारे पास में √3 इंटू VL का वैल्यू कितना आता है हमारे पास में, ठीक है, जो कि हमारे पास में 100 है, ठीक है। अब फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम है, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे लाइन करंट जो हमारे पास में बताया गया है वो है हमारे पास में 40 एम्पियर। तो हम लोग यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 36.87। ओके, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर यहाँ पे साइन 36.87 का वैल्यू हम लोग किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। तो ये वैल्यू जो होगा वो होगा हमारा 0.6। इसलिए मैं आपको कहा था कि कुछ जो वैल्यूज होते हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। क्लियर है। तो इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा हमारा पास में 4156.93। अब देखिए, रिएक्टिव पावर है तो इसलिए हमारे पास में जो यूनिट रहेगा वो रहेगा VAR, एंड इसको अगर हम लोग किलोज में कन्वर्ट करते तो वो रहेगा 4.156। क्लियर है, kVAR। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। इस तरीके से आपको जो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो आपको जो मैंने स्टैंडर्ड वैल्यूज है, अगर आप चाहते हो तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग ये जो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू जो लर्न करने रहते हैं, जो हम लोग चाहते हैं वो आपको लर्न होना चाहिए, या अगर आपको लिस्ट चाहिए होगी तो आपको मैं जरूर बता दूंगा। क्लियर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। सो गाइस, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, द वैटमीटर मेथड इज यूज्ड टू मेजर अ पावर इन अ 3-phase लोड। द वैटमीटर रीडिंग आर 200 वाट एंड -35 वाट। फाइंड द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। अब आपने एक चीज सुनी होगी गाइस, 3-phase
3 फेज पावर मेजरमेंट बाय 2 वाटमीटर मेथड, ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर मार्क करके जाइएगा, ठीक है। जिसमें आपको फेज एंगल एंड पावर फैक्टर के अकॉर्डिंगली जो 2 कंडीशन दी जाती है उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछा गया, 2 वाटमीटर्स है हमारे पास में, जो फर्स्ट वाटमीटर रीड कर रहा है 200 वाट एंड सेकंड इज रीडिंग -35 वाट, तो उससे हमें रिस्पेक्टिवली एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करना है। अब देखिए इसके लिए जो एक्टिव पावर रहता है हमारा, वो रहता है हमारा P इज इक्वल टू सिंपली दोनों का एडिशन W1 प्लस W2, ठीक है। तो W1 का वैल्यूज कितना है 200 प्लस यहाँ पे -35 वाट, ये आ जाएगा, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है 165 वाट। आप बहुत बार क्या होता है कि ऑप्शंस में दोनों वैल्यूज दी जाती है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है अगर आपका डिफर करता है तो आप डायरेक्टली आंसर को मार्क कर सकते हो। यहाँ पे आप हमारे पास में ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में दोनों सेम वैल्यूज गिवन है, सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा इस केस में, ठीक है। एंड वी कैन नॉट इवन टिक, हम लोग टिक नहीं कर सकते दोनों ऑप्शन में, हालांकि हमारे बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। क्लियर है, तो ये तो हो गया हमारे एक्टिव पावर की बात। अगर हम लोग रिएक्टिव पावर की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है हमारा Q इज इक्वल टू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, √3 टाइम्स ऑफ W1 माइनस W2। ओके, सो अगर हम लोग इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो हमारे पास निकल जाएगा √3 इन ब्रैकेट हमारे पास में W1 का वैल्यू वो हमारे पास में 200 माइनस ऑफ 35 वाट। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आता है गाइस वो आएगा हमारे पास में 235 √3 VAR, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में माइनस प्लस हो जाएगा √3 VAR, ठीक है। 235 √3 VAR विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाते हैं। इस तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट 2 चीज़ें क्या थी, वो था हमारा एक फॉर्मूला एक्टिव रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर का। क्लियर है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a 200 volt DC motor has an armature resistance of 0.5 ohms. It is a drawing an armature current of 20 amperes. Driving certain load, calculate the induced EMF in the motor under this condition. काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास में। मोटर का इक्वेशन और डीसी जनरेटर का इक्वेशन काफ़ी सिमिलर रहता है, सिर्फ प्लस और माइनस में बहुत बार स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, VT मशीन्स की बात, तो हमारा हो जाता है VT विल बी इक्वल्स टू बैक EMF प्लस हमारा IA इंटू RA। ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखना रहेगा इन केस ऑफ अ मोटर, राइट। तो हमारे पास में वोल्टेज बताया गया है उसका 200 वोल्ट, राइट, जो हमारे पास में टर्मिनल वोल्टेज गिवन है VT। हमारे पास में आर्मेचर रेजिस्टेंस है 0.5, RA का वैल्यूज गिवन है एंड IA इज ऑल्सो गिवन विच इज 20 एम्पियर्स। तो हमें बैक EMF कैलकुलेट करना है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है हमारे पास में जो VT का वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है, तो हमारा EB का वैल्यू कम ही रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास में जो ऑप्शंस गिवन है, ठीक है, लाइक 203, ये तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन में से आपको कैलकुलेट करना रहेगा। क्लियर है, तो हमारे पास में हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 200 विल बी इक्वल्स टू EB विच इज बैक EMF प्लस IA इंटू RA, ठीक है। IA और RA का वैल्यू गिवन है, ठीक है, IA का वैल्यू हमारे पास 20 इंटू विच इज RA 0.5, 20 इंटू 0.5, इसका हमारा आंसर निकल के आता है हमारा 10, ठीक है, 10। अगर हम लोग ये 200 में से 10 को माइनस करते तो हमारा बैक EMF का वैल्यू निकल के आता है 190 वोल्ट्स। काफ़ी सिंपल है गाइस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको ये विदाउट पेन पेपर भी आंसर आप मार्क कर सकते हो, अगर आपको बेसिक अवेयरनेस क्लियर है रिगार्डिंग द DC मोटर एंड DC जनरेटर, ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। एंड अगर यहाँ पे DC जनरेटर रहता है तो यहाँ पे हमारा ये इस तरीके से कंडीशन बन जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द वोल्टेज कंट्रोल ऑफ अ DC मोटर। इनमें से 4 स्टेटमेंट में से, इन 5 स्टेटमेंट में से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग टू द वोल्टेज कंट्रोल ऑफ अ DC मोटर। अब देखिए IBPS में इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहाँ पे आपको नॉट बेस्ड या फिर ट्रू बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर आपको ऐसा भी बन सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए। इसमें से जो है बताया गया है इनमें से कौन सा ट्रू है रिगार्डिंग टू द वोल्टेज कंट्रोल ऑफ DC मोटर, तो हमारा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कि जो हमारा एप्लीकेशन है इस मेथड का ये रिस्ट्रिक्टेड है फॉर अ सेपरेटली एक्सेलरेटेड DC मोटर। ऐसा मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल में जो स्पीड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है हमारी बैक EMF डिवाइडेड बाय हमारे फ्लक्सेस से, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारे फ्लक्सेस से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे बैक EMF से। क्लियर है, तो अगर हम लोग आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं बिलो द रेटेड स्पीड, तो हमारी स्पीड है कंट्रोल की जा सकती है ओनली बिलो द रेटेड स्पीड इटसेल्फ। क्लियर है, और ये जो मेथड है यूज की जाती है फॉर अ सेपरेटली एक्सेलरेटेड मोटर, ठीक है। बट हम लोग उसको शंट मोटर में इसको यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो फ्लक्स है वो भी चेंज होगा ड्यू टू द चेंज इन वोल्टेज। दैट इज द ओनली रीजन कि हमारा जो एप्लीकेशन है इस मेथड का, ठीक है, मतलब ये कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड है फॉर अ सेपरेटली एक्सेलरेटेड मोटर्स के तहत। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको सेशन समझ
में आ रहा है तो जरूर हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को 110% मैं आपको कहूँगा वो क्लिक करके रखिएगा, सो दैट आपको जो भी रिसेंट सेशन अपलोड हो जाता है उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अभी हमारे पास में क्वेश्चन है कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में वो किस तरीके से कैलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, या फिर हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स के अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग देखते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप हो गया, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स होता है, ठीक है, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। उसी तरीके से उसके अंदर जो है डिफरेंट टॉर्क्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला रहता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, देन रहता है हमारे पास में कंट्रोलिंग टॉर्क एंड देन रहता है हमारे पास में डैम्पिंग टॉर्क। ये तीन टॉर्क जो है काफ़ी क्रूशियल और इंपॉर्टेंट रहते हैं टू रन एंड प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग, ठीक है, या फिर अगर हम लोग कहेंगे जो मेजरमेंट्स होता है उसको प्रॉपर आने के लिए तीन टॉर्क्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में वो हमारा कैलिब्रेट किया जाता है बाय एडजस्टिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो इसलिए इसका हमारा करेक्ट आंसर रहता है ऑप्शन ए। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन इज स्लिप इज वन रेट व्हेन रोटर इज डैश, ठीक है। हमारा स्लिप ये क्या होता है सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ गाइस। स्लिप इज डिफरेंस बिटवीन अ सिंक्रोनस स्पीड एंड द रोटर स्पीड, ठीक है। इसके बीच को डिफरेंस को हम लोग कहते हैं स्लिप, क्लियर है। अगर हम लोग परसेंटेज स्लिप की फॉर्मूला की बात करते हैं तो वो होता है हमारे पास में सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड डिवाइड बाय सिंक्रोनस स्पीड, क्लियर है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं। अगर हमारे पास परसेंटेज में आया था, फिलहाल विल नॉट कंसिडर दिस एज अ परसेंटेज, क्लियर है। तो ये होता है हमारा स्लिप। तो सिंक्रोनस स्पीड का भी हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है, वो होता है 120 इंटू एफ डिवाइड बाय पी, जहाँ पे एफ रहता है हमारे पास में फ्रीक्वेंसी एंड पी रहता है हमारे पास में नंबर ऑफ पोल्स, क्लियर है। तो यहाँ पे जो सिंक्रोनस स्पीड है ये हमारे सिंक्रोनस मशीन में सिंक्रोनस स्पीड पे ही रन होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सिंक्रोनस मशीन की तो जो रोटर रोटेट करता है वो रोटेट करता है हमारा सिंक्रोनस स्पीड पे, क्लियर है। उस केस में क्या होता है कि हमारा जो है स्लिप जो है 0 अप्रोच करता है, बराबर है। अब यहाँ पे जो है स्लिप हमारा 1 रहेगा, कौन से कंडीशन में, जब हमारा रोटर है स्टेशनरी रहेगा। क्यों रहेगा मैं आपको बताता हूँ। NS या फिर अगर हम लोग बात करें स्लिप की तो हमारे पास में NS माइनस NR डिवाइड बाय NS करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास NR की वैल्यू जो है, ठीक है, NR अगर 0 RPM है, मतलब क्या रोटर स्टेशनरी है, तो हमारे पास में यहाँ पे इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे NS डिवाइड बाय NS विच इज इक्वल टू 1, स्लिप का वैल्यू कितना है 1, बराबर है। तो हमारा जो स्लिप है 1 उसी कंडीशन में रहता है जब हमारा रोटर है स्टेशनरी रहता है, क्लियर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपके लिए मैं आपको छोटा सा टास्क दे रहा हूँ गाइस, जिसके अंदर आपको 2 चीजें मैं पूछूंगा। क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द स्टेप ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। यहाँ पे आपको जो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एंड टर्न्स रेशियो के बारे में आपको एक स्टेटमेंट पूछा गया कि विच इज ग्रेटर और विच इज लेस। इसी के साथ मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा व्हाट इज टर्न्स रेशियो एंड व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या ये सेम होता है या डिफरेंट होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन्स द रिलेशन बिटवीन द मैक्सिमम डिमांड एंड द कनेक्टेड लोड ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल सिनेरियो इन अ पावर सिस्टम। अब आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, ये एक हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन हमने यूट्यूब पे अपलोड करके रखा गया। इसके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ। आपको मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। हालांकि मैं आपको उसको थंबनेल दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो गाइस, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। ये सेशन जरूर जाके देखना है एग्जामिनेशन के पहले। जिस तरीके से हमने मेंशन किया गाइस, जिस दिन से हमने उस सेशन को अपलोड किया कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इस वीडियो से 2 से 3 प्रश्न हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते, तो मिनिमम मैं आपको कहूँगा गाइस मिनिमम 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली हमें देखने को मिले। इस सेशन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना होगा, क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मैक्सिमम डिमांड और कनेक्टेड लोड के बारे में यहाँ पे क्या रिलेशन बताया गया है। तो जो हमारा मैक्सिमम डिमांड रहता है इट इज ऑलवेज लेस देन द कनेक्टेड लोड, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड जो रहेगा हमेशा कम रहेगा, क्यों, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास में कनेक्टेड लोड इंडिविजुअल के सेपरेट रह सकते हैं। अगर हम लोग उनकी सम अप करें तो बट ऑब्वियसली हमारे मैक्सिमम डिमांड से ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी के कारण जो हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर जो रहता है, ठीक है, डाइवर्सिटी फैक्टर का जो रेशियो रहता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन के पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है हमारा ऑप्शन ए। जरूर इसको मार्क करके रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर दिस सेशन आपको वीडियो जाके जरूर देखना होगा, क्लियर है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज इन अ रजिस्टर इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज देन द रेजिस्टेंस ऑफ अलॉय विल डैश, ठीक है। अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है रेजिस्टेंस में तो जो अलॉय का टेम्परेचर, जो रेजिस्टेंस रहेगा अलॉय का, वो क्या होगा, वो भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। यूजुअली जो रेजिस्टिविटी रहती है अलॉय की वो इंक्रीज होती है विद द टेम्परेचर, ठीक है। जो इंक्रीज रहता है वो काफ़ी स्मॉल रहता है इन कंपैरिजन टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल, ठीक है। अलॉय की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिएगा जो रेजिस्टिविटी रहती है अलॉय की, ठीक है, वो हमारी
टेम्परेचर के साथ बढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन ये जो इंक्रीज होता है ये जनरली जो है काफ़ी कम रहता है अगर हम लोग रेजिस्टिविटी मेटल के साथ में उसको कंपेयर करने तो, ठीक है। तो जो कंडक्टर्स का है, ठीक है, वो पॉजिटिव रहता है, ठीक है। अगर हमारे कंडीशन आते हैं हमारे पास में आर टी विल बी इक्वल्स टू आर नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल टी, ठीक है। इस कंडीशन की बात करें तो हमारे पास में कंडक्टर्स के लिए अल्फा जो है हमारा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस रहता है एक कंडक्टर का वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन अ टेम्परेचर। तो सिंपल सा आंसर आता है इसका, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। क्लियर है। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज व्हाट इज अ कोल्ड रिजर्व कैपेसिटी इन पावर सिस्टम। पावर सिस्टम से जुड़े बहुत सारे आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते थे। कोल्ड रिजर्व क्या होता है? ये कोल्ड रिजर्व जो पावर सिस्टम है एक ऐसा रिजर्व कैपेसिटी है जो कि अवेलेबल है सर्विस के लिए बट नॉर्मली रेडी फॉर इमीडिएट लोडिंग नहीं, ठीक है। इट इज नॉट रेडी फॉर इमीडिएट लोडिंग, ये आपको ध्यान में रखना होगा। जो कोल्ड स्टार्ट का जो पीरियड है हमारा स्टार्टअप का वेरी करते हैं 2 से लेकर 24 आवर्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन सी, द पावर जनरेटिंग कैपेसिटी दैट इज नॉट करंटली इन यूज बट कैन बी बॉट ऑनलाइन व्हेन नीडेड, ठीक है। तो ये कोल्ड रिजर्व का आपको जो मिनिमम रेशियो आपको पता होना चाहिए कि जो स्टार्ट होने के लिए 2 से लेकर 24 आवर्स के बीच में इसका टाइम लगता है, ठीक है। जो कोल्ड रिजर्व स्टार्टअप वेरी करता है 2 आवर के बीच में, 2 आवर से लेकर 24 आवर्स के बीच में। क्लियर है। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आता है, ये होता है हमारा कोल्ड रिजर्व कैपेसिटी। इसके बाद हमारे पास में हॉट रिजर्व और, ठीक है, और बाकी के जो स्टैंड बाय रिजर्व जो रहता है या फिर हम लोग कहेंगे स्टैंड बाय पावर, वो भी हमें टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। इससे जुड़े 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो आपको मैं आने वाले सेशन के अंदर बता दूंगा, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कंटिन्यू करने से पहले बताना चाहता हूँ अगर आप टारगेटेड और डेडिकेटेड हो कि आपको डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग या फिर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग में से एक पोस्ट आपको क्लियर करनी होगी, तो आप हमारे इस डेडिकेटेड सुपर एक्सप्रेस और कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी और एमसीक्यू कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो अभी, सो दैट आपके आने वाले एग्जामिनेशन में 1 महीने के अंदर काफी डेडिकेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव आपकी तैयारी हो सके, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि आपको काफी लॉन्ग थ्योरी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थ्योरी एमसीक्यू और कॉन्सेप्ट है ये काफी प्रूवन रह चुके हैं हमारे रिसेंट एग्जामिनेशन में, ये हमने इसके अंदर इंक्लूड करके रखे। इसका कूपन कोड है डिस्कॉम 75, ठीक है। सिर्फ 999 रुपीज के अंदर आपको ये कोर्स ज्वाइन करने को मिलेगा और जहाँ पे हमने स्पेशल डेडिकेटेड मेंटरशिप ग्रुप भी आपके लिए प्रोवाइड करके रखा है, सो दैट जितने भी एस्पिरेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं इनके लोग डेडिकेटेड मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं फॉर योर सिलेक्शन। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका कूपन कोड है डिस्कॉम 75। इसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू को डाउनलोड करना होगा एंड साथ ही साथ फॉर योर एक्यूरेट एंड 100% सिलेक्शन आपको 80 क्वेश्चंस की तैयारी करनी होगी, जहां पे आपको नॉन टेक्निकल में कॉन्ट्स, रीजनिंग एंड मराठी ये तीनों के से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका भी हमारा उसमें एक्सप्रेस कोर्स 50+ आवर्स का एक्सप्रेस नॉन टेक्निकल कोर्स अवेलेबल है। इसका कूपन कोड है डिस्कॉम 50। आपको सिर्फ 999 रुपीज़ में आपको तीनों भी कोर्सेज मिल जाएंगे, तीनों भी सब्जेक्ट आपकी तैयारी हो जाएगी। ये आपको कोर्स अवेलेबल रहेगा हमारे कैपिटूट्स के एप्लीकेशन के ऊपर, तो इसको जरूर अवेल कीजिएगा डिस्कॉम 50 इस कूपन कोड को। एंड अगर आप चाहते हो कि आपको डिस्कॉम के लिए भी अगर आप चाहते हो तो हमारे इस महा ट्रांसको के मॉक टेस्ट को अवेल कर सकते हो, क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न सेम है और हमने काफी क्वालिटी क्वेश्चंस हमने इसके अंदर इंक्लूड करके रखे हैं, ठीक है। मॉक 50 कूपन कोड अभी भी हमने अवेलेबल कराया गया है, ठीक है। इसको यूज करके आप जरूर इसका फायदा उठा सकते हो और उसके अंदर हमने फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो दिए, हालांकि इसके साथ एडिशनल प्रैक्टिस टेस्ट भी आपके लिए इंक्लूड करके रखी है, ठीक है। उसके अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है और अगर आपके फुल लेंथ टेस्ट की बात करते हैं तो वो हमारे पास में 2 अटेम्प्ट्स आपको हर मॉक टेस्ट में देखने को मिलेंगे। एंड जो हमारे पास में फर्स्ट 5 मॉक टेस्ट थी वो हम लोग रिवाइज करके लेटेस्ट 2024 पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन इसके अंदर प्रोवाइड करें, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के एप्लीकेशन पे। और आप इसको मेजर एक खास बात बताओ तो आपको इसको वेबसाइट पे भी आप एक्सेस कर सकते हो इस मॉक टेस्ट को ओनली, ठीक है। कंटिन्यू करते हुए हमारे क्वेश्चन को और देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, इन रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द कंज्यूमर्स आर डिपेंडेंट ऑन, ठीक है। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो कंज्यूमर्स रहते हैं डिपेंडेंट रहते हैं सिंगल फीडर पे और सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर, ठीक है। अब आपको एक चीज मैं आपको पूछूंगा कि फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर की कैपेसिटी कौन से टर्म्स के ऊपर डिफाइन की जाती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया। जितना भी आपको मैं एक्स्ट्रा चीज़ें फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताता हूँ वो आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, तो इसको जरूर पार्टिसिपेट करके आपको करेक्ट आंसर मार्क करना होगा। अगर आपको नहीं भी आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्लियर है। पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर्मूला ऑफ स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी का इसमें से कौन सा करेक्ट एंड फॉर्मूला होगा, ये हमें पूछा गया। देखिए स्ट्रिंग एफिशिएंसी को हम लोग निकालते हैं, विच इज इक्वल्स टू, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द होल स्ट्रिंग string divided by n into voltage across the adjacent, जो हमारा यूनिट रहेगा, यूनिट adjacent to the कंडक्टर, ठीक है, वोल्टेज नियरेस्ट टू द यूनिट, ठीक
ठीक है। अगर हम लोग ऐसी बात करते तो ये हमारे पास में क्रॉस आर्म है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारे पास में कंडक्टर है तो इस डिस्क का जो हमारे पास में वोल्टेज रहता है वो हमारा कंसिडर होता है, ठीक है। दैट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस द होल स्ट्रिंग एंड डिवाइड बाय एन इंटू वोल्टेज अक्रॉस द नियरेस्ट स्ट्रिंग, ठीक है, नियरेस्ट यूनिट। तो जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी है इससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है, अब आपको देखिए काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा होगा काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को, ठीक है, जो काफ़ी दिनों से तैयारी करते आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन का पूछने का तरीका जो है इन्होंने स्टेटमेंट बेस कर लिया, तो आपको बहुत बार इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है मार्क करना होगा, ठीक है। आपका थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो सके इसलिए इस तरीके से एग्जामिनेशन में एग्जामिनर या फिर हम लोग मॉडरेटर कहेंगे कि वो क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन करते हैं। दैट इज स्ट्रिंग एफिशिएंसी विल बी इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस द होल स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिस्क इन द स्ट्रिंग मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर। तो आपको जरूर अच्छी तरीके से ध्यान से देख के डिवीजन है या फिर मल्टीप्लिकेशन है, ये आपको जो है पंक्चुएशन मार्क्स आपको देख के, ठीक है, ये सिंबल्स देख के आपको करेक्ट आंसर मार्क करने रहेंगे। क्लियर है? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज विच इज द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड टू मेक द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर टू रिड्यूस द हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है। जो हिस्टैरिसीस लॉस रहता है WH विच इज इक्वल टू K इंटू F इंटू BM टू द पावर N, ठीक है, जहाँ पे N नहीं ईटा इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये जो ईटा रहता है गाइस, ठीक है, या फिर अगर हम लोग बात करेंगे कि इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं WH इज इक्वल टू ईटा इंटू BM रेज़ टू द पावर 1.6 इंटू F इंटू V, ठीक है। अब देखिए V जो है ये क्या वोल्टेज रहता है क्या? नहीं, इट इज़ अ वॉल्यूम, ये ध्यान दीजिएगा, इट इज़ अ वॉल्यूम, F इज़ अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। BM क्या रहता है, जहाँ भी आपको ये बी टर्मिनोलॉजी दिखा दी थी, ये रहती है हमारे पास में फ्लक्स डेंसिटी, इट इज अ फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है। और ये जो रहता है ईटा, ठीक है, ये जो ग्रीक अल्फाबेट है ईटा हम लोग इसको कहते हैं स्टीनमेंट्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये भी अभी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है, STEIN स्टीनमेट्स कांस्टेंट इसको हम लोग कहते थे। ये भी अगर आपको पूछा गया व्हाट इज ईटा इन दिस हिस्टैरिसीस लॉस फार्मूला तो रहेगा स्टीनमेट्स कांस्टेंट। तो ये हमें क्या पूछा गया, इनमें से कौन सा मटेरियल हम लोग यूज करते हैं सो दैट कोर को बनाने के लिए हमारा जो हिस्टैरिसीस लॉस हमारा कम हो सके, रिड्यूस हो सके, तो वो रहेगा हमारा उसमें सिलिकॉन स्टील, ठीक है। अगर हम लोग हिस्टैरिसीस कर्व की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से प्लॉट होता है हमारा, ठीक है, राइट। तो जहाँ पे हमारे पास में जो वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रहती है, ठीक है, और यहाँ पे इंटेंसिटी रहती है, ओके। ये तो हो गया हमारा एक पर्टिकुलर, अगर हमारे पास सिलिकॉन कोर है तो। अगर हमारे पास में एयर कोर है तो ग्राफ इस तरीके से बनता है, यूनिट पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्लियर है, ठीक है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अगर हमारा एयर कोर है उस केस में हमारी कंडीशन निकल के आती है, क्लियर है। तो हमारा जो सिलिकॉन स्टील है हम लोग यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द हिस्टैरिसीस लॉसेस सो दैट हमारा जो है एफिशिएंसी को हम लोग कहीं ना कहीं एक सर्टन लिमिट तक इंप्रूव कर सके, ओके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ सिलेंड्रिकल पोल अल्टरनेटर। अब देखिए दो तरीके के अल्टरनेटर रोटर्स रहते हैं, ठीक है। एक तो रहता है सैलिएंट पोल एंड एक रहता है हमारे पास में सिलेंड्रिकल, एक रहता है हमारे पास में सिलेंड्रिकल रोटर, ठीक है। अगर हम सैलिएंट पोल्स की बात करते हैं यहाँ पे एक्सट्रूडिंग पोल्स हमें देखने को मिलते हैं, जिससे हमारे पास मैकेनिकल जो स्टेबिलिटी है काफ़ी कम हो जाती है हमारे रोटर की, ओके। हम लोग इसको हाई स्पीड पे इसीलिए हम लोग यूज़ नहीं कर पाते। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम लोग बात करते हैं सैलिएंट पोल सिलेंड्रिकल पोल की तो ये काफ़ी यूनिफॉर्म रहते हैं। सैलिएंट पोल की अगर हम लोग बात करें तो पोल्स प्रोजेक्टिंग रहते हैं, एयर गैप यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं रहते इस केस में, ठीक है। डायमीटर जो है इसका वो हाई रहता है और जो एक्सियल लेंथ रहती है, ठीक है, एक्सियल लेंथ रहती है वो हमारी कम रहती है। ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पे जस्ट अपोजिट रहता है, इसका जो डायमीटर है वो हमारा कम रहेगा ना, एक्सियल लेंथ हमारी ज़्यादा रहेगी। अब ये यूनिफॉर्म होने के कारण जो है हमारा सिलेंड्रिकल रोटर हमारी स्पीड है, हम लोग इसको टर्बो अल्टरनेटर्स के अंदर या फिर हाई स्पीड अल्टरनेटर्स के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारा स्टीम टर्बाइन हो गया या फिर इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गया, ठीक है। और ये जो रेटिंग रहती है इस सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ रोटर्स की, जहाँ पे भी ये यूज़ होता है, ठीक है, ये हाई रहती है एज कम्पेयर टू द सैलिएंट पोल टाइप्स ऑफ रोटर। तो यहाँ पे जो है करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा कि हमारा ऑप्शन है, जो प्राइम मूवर यूज होते हैं स्टीम टर्बाइंस में और इलेक्ट्रिकल टर्बाइंस में, ये हम लोग सिलेंड्रिकल पोल अल्टरनेटर्स के माध्यम से यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, दैट मींस प्राइम मूवर्स यूज्ड इन अ स्टीम टर्बाइंस एंड अ इलेक्ट्रिक मोटर। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट रहेगा इन टर्म्स ऑफ अ सिलेंड्रिकल पोल अल्टरनेटर्स। एग्जामिनेशन में ऐसा जरूरी नहीं गाइस कि आपको सिंपल से क्वेश्चन ही ना पूछ जाए, बट पूछने का तरीका आपको मैं सिखा रहा हूँ सो दैट आप हर एक क्वेश्चन को रेडी रह सको। मूव ऑन करते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर। अगेन वेरी वेरी पॉपुलर एंड मोस्ट
एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि इस तरीके से आपको नॉट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है या फिर फीचर नहीं है सिंक्रोनस मोटर का? सिंपल है गाइस, आप देखते हैं आप समझ सकते हो कि सिंक्रोनस मोटर इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग बता गया। इनहेरेंटली मतलब उसका नेचर में है कि वो सेल्फ स्टार्ट हो सके। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंक्रोनस मोटर जो कि सिंक्रोनस स्पीड पर रन होती है, इट इज़ नॉट अ इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग। तो अगर आपको बताना चाहता हूँ कि सिंक्रोनस मोटर रन होती है हमारी सिंक्रोनस स्पीड पे, हम लोग पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं जब हमारा नो लोड पे हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं। तो ठीक है, उसका जो है एक्साइटेशन हम लोग चेंज करके उसका पावर फैक्टर को वेरी कर सकते हैं। इट कैन बी अगेन यूज्ड एज अ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट डिवाइसेस। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है कि एक सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग सेल्फ स्टार्टिंग बना सकते हैं। कौन से मेथड से हम लोग इसको सेल्फ स्टार्टिंग बना सकते हैं, उसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी सिंपल एंड रिलेटेड टू द सैग इन अ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, एक 132 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइन में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिया गया। जैसे वेट है कंडक्टर का 680 किलोग्राम पर किलोमीटर, लेंथ है हमारे स्पैन का 260 मीटर्स, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है हमारे पास में 3100 किलोग्राम का। तो हमारे हाइट कितना रहेगा एट विच द कंडक्टर शुड बी सपोर्टेड कंसिडरिंग द सेफ्टी फैक्टर 2 एंड द ग्राउंड क्लियरेंस एज अ 10 मीटर्स। ठीक है, सैग जो है अगर हम दो इक्वल लेवल पे हमारे पास में पोल्स है तो हमें पूछा गया कि कितना हाइट पे होना चाहिए। ओके, अब देखिए सैग का फॉर्मूला आता है सैग इज इक्वल टू WL² अपॉन 80। ओके, WL² अपॉन 80, जहाँ पे अगर हम लोग W की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं विच इज़ वॉट, ठीक है 0.68 होगा, क्योंकि 680 किलोग्राम पर किलोमीटर है तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 1000 से डिवाइड करके, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा 0.68। तो ये कन्वर्जन बिल्कुल मिस नहीं करना है, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जा सकता है। ठीक है, L इज लेंथ इज गिवन एज अ 260 मीटर डिवाइडेड बाय, ठीक है 8 इंटू T। अब देखिए T जो है हमारे पास में ये होती है हमारे पास में टेंसाइल, ये तो है हमारा वर्किंग टेंशन। ठीक है, वर्किंग टेंशन T जो रहता है हमारा रहता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय द सेफ्टी फैक्टर। ओके, तो हमारे पास में जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है 3100 है, डिवाइड बाय सेफ्टी फैक्टर विच इज 2, विच इज विल, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1550। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे 1550 विच इज इक्वल टू, इसको अगर आप कंप्लीटली सॉल्व करें तो हमारे पास में वैल्यू निकल गया 3.707। अब इसको डायरेक्टली अगर आपको ऑप्शन में दिखा तो आंसर मार्क करके मत आएगा। यहाँ पे हमें जो है ये तो हो गया ग्राउंड क्लियरेंस के साथ हमें ऐड करके आपको वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, ये तो हमारा सैग आ गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सैग आ गया यहाँ से यहाँ तक का। ओके, अब आपको यहाँ से यहाँ तक का भी वैल्यू बताया गया है जो कि हमारे पास 10 मीटर से। तो टोटल हमारा जो ये बताया ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया, व्हाट इज द हाइट अबव द ग्राउंड एट विच कंडक्टर शुड बी सपोर्टेड मतलब यहाँ तक की वैल्यूज रहेगी ना, पूछा रहेगी, आप समझिएगा। लेट मी चेंज द कलर। द रियल कंसर्न इज, ये मान लो यहाँ पे एक टावर है हमारा एंड सेकेंड टावर इज हियर, ये हो गया हमारे पास में सपोर्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये A एंड B हो गया। ठीक है, सैग कौन सा होता है, सैग ही इतना डिफरेंस होता है। ठीक है, जो कि आया हमारे पास में 3.07, और यहाँ से जो ग्राउंड लेवल से हमारे पास पूछा गया इस पॉइंट से यहाँ तक का, ये हमारे पास 10 मीटर से। ओके, तो ये 10 मीटर से ऐड करना पड़ेगा, प्लस ये भी हमारा डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा जो कि हमारे पास 3.07। देन अगेन इसको अगर हम लोग 10 मीटर्स के साथ ऐड करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है गाइस, ठीक है, यहाँ से लाइक इस सपोर्टिंग पॉइंट से लेके यहाँ ग्राउंड लेवल तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा निकल गएगा 13.7 मीटर्स। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हमने डेडिकेटली क्वेश्चन कवर कराया गया। ठीक है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को जो है कहाँ से कहाँ तक के डिस्टेंस पूछा गया है। ठीक है, अगर आपको पूछा गया रहता कि डायरेक्टली सेम क्वेश्चन देके पूछा रहता व्हाट इज द हाइट एट विच what is the lowest point of a conductor and what is the difference between the lowest point of the conductor and the ground। अगर आपको दिया ही गया है डायरेक्टली 10 मीटर और आपको ऑप्शन में 10 मीटर, तो आप बिना पेन पेपर के भी आप उसका आंसर मार्क कर सकते हो, क्योंकि आपको सेम ही वैल्यू पूछी गई, सिर्फ आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सैग पूछा जा रहा है, सपोर्टिंग पॉइंट से लेके ग्राउंड तक का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, या फिर जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर है, ठीक है, वहां से सैग पॉइंट से लेके ग्राउंड तक का डिस्टेंस, ये आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, वाइस वर्सा कुछ भी पूछा जा सकता है आपको। अगर आपको इनकेस पूछा गया था, अगर आपको पूछा रहा था कि सैग ये बताया गया इतना 3.70 है, और अगर आपका पॉइंट ऑफ सपोर्ट से लेके ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस है विच इज 13.7, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना, तो उस केस में भी हमें ये चीज़ें पता होना जरूरी है। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस।
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अगेन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे जो सिंबल बताया गया है इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, ये कौन सा सिंबल है? ये हमारा रीवायरेबल फ्यूज है गाइस। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, मूव ऑन करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इलेक्ट्रिकल सिंबल की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए होगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करके रखिए, जरूर ज्वाइन करके उसको डाउनलोड करके रखिएगा और इसको 1 से 2 बार रिवाइज भी करना होगा। क्वेश्चन हमारे पास ट्रांसफार्मर से पूछा गया, स्पेसिफिकली शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर से। क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज नॉट ट्रू। शेल टाइप ऑफ एंड कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर का दोनों डिफरेंस है, आपको नोट करके जाना होगा, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो है हमारा ऑप्शन बी, इट हैज़ अ सिंगल मैग्नेटिक सर्किट। ये गलत हो जाएगा। इस शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर जो है, ठीक है, अगर हम बात करें तो इस तरीके से डिजाइन रहता है। ठीक है, इसमें 2 मैग्नेटिक सर्किट्स रहते हैं, ये हो गया एंड ये दूसरा हो गया। अब इसमें कितने लिम्स एंड कितने योक्स रहते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। क्लियर है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है। वो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। मूव ऑन करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द नेटवर्क थ्योरम इज नॉट ट्रू। नेटवर्क थ्योरम से जुड़े हुए 5 स्टेटमेंट बताए गए, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ये पूछा गया। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है, विच इज नॉन लीनियर सर्किट्स डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम जो है ये हमारा देखिए, नॉन लीनियर सर्किट डू फॉलो द बताया गया, ये फॉलो नहीं करता है, इट डू नॉट फॉलो। तो ये हमारा आंसर करेक्ट रहता था। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट रहता है, लेकिन हमें नॉट करेक्ट बताया गया और यहाँ पे बताया कि नॉन लीनियर सर्किट फॉलो करते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा टेलिनियस थ्योरम है सभी के लिए अप्लाई होता है, सब्स्टिट्यूशन थ्योरम, ठीक है, थेवेनिन्स हो गया, नॉर्टन्स हो गया, एमपीपीटी हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, दोज आर एप्लीकेबल फॉर लीनियर नेटवर्क्स ओनली। ओके, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा गया SF6 सर्किट ब्रेकर के बारे में। ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर हम लोग उसको कहते हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग टू द SF6 सर्किट ब्रेकर, ये क्वेश्चन है। SF6 सर्किट गैस जो है, सर्किट ब्रेकर की जो गैस होती है सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस, हैज़ अ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, ये हमें ऑप्शन में बताया गया, इट इज़ नॉट ट्रू। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। और ये जो SF6 सर्किट ब्रेकर्स रहते हैं गैस, ये अप टू 800 kV तक के सर्किट ब्रेकर के इंटरप्शंस के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पावर स्टेशन में ग्रिड्स वगैरह हो गया उसके, इसमें हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, SF6 गैस हैज़ अ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन इज 10 mA मीटर विद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 50 ohms is to be converted into a 0 to 400 milliampere ammeter. Calculate the shunt resistance required. ठीक है, हमें शंट रेजिस्टेंस कितना रिक्वायर्ड रहेगा ये हमें पूछा गया। अगेन एक्सटेंशन ऑफ एमीटर एंड एक्सटेंशन ऑफ वोल्ट मीटर से आपको न्यूमेरिकल एज वेल एज उसके कॉन्सेप्ट्स एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एमीटर की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग शंट का इस्तेमाल करते हैं, लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जिसको हम लोग कहते हैं शंट, ठीक है, उसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। एंड अगर हमें वोल्ट मीटर की रेंज अगर बढ़ानी होगी तो हम लोग एक मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करते हैं जो उसके सीरीज में कनेक्टेड रहता है। ठीक है, उसकी रेंज अगर हमें एक्सटेंड करानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया, एक 0 to 10 मीटर का एमीटर है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 50 ohms का, वो हमें कन्वर्ट करना होगा इनटू 0 to 400 मिलीएम्पियर एमीटर पे। तो हमें कितना वैल्यू ऑफ शंट रिक्वायर्ड रहेगा ये हमें पूछा गया। ठीक है, जो मीटर का कांस्टेंट है M विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास I डिवाइड बाय IM। ठीक है, अगर हम लोग इस सर्किट को इस तरीके से ड्रॉ करें तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस RSH। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एमीटर। ठीक है, विल डिस्क्राइब इट्स नोटेशंस। ठीक है, देखिएगा जैसे कि टोटल करंट हो गया I, ये हो गया हमारे पास में ISH, ये हमारे पास में RSH जो हमें वैल्यू निकालनी है, ये हमारे पास में RM हो गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द करंट विच इज फ्लोइंग इज IM। ठीक है, तो I डिवाइड बाय IM ये हमारा यहाँ पे वैल्यू रहेगा M का, विच इज I का वैल्यू कितना है हमारे पास पूछा गया 0 to 400 है, तो 400 डिवाइड बाय हमारा कितना आ जाएगा 10 मिलीएम्पियर। अब मिलीएम्पियर से इसलिए हमारा दोनों भी कैलकुलेशंस कैंसिल आउट होके यहाँ पे 40 ही आ जाएगा। ठीक है, M का वैल्यू। ओके, और जो M जो है हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है शंट का, यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका। इससे हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, RSH इज इक्वल्स टू RM डिवाइडेड बाय M-1, ये फॉर्मूला होता है शंट का। ठीक है, जिससे हम लोग एमीटर के रेंज को एक्सटेंड करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी हमें यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे। RSH विल बी इक्वल्स टू RM का वैल्यू कितना रहेगा गाइस हमारे पास 50 डिवाइड बाय M का वैल्यू कितना है हमारे पास में 40 - 1 विच इज 39। 50 डिवाइड बाय
39। बट ऑब्वियसली इसका जो वैल्यू है गाइस, हमारा न्यूमरेटर ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो हमारा ग्रेटर देन 1 ही वैल्यू आएगा, ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन 1। तो हमारा ऑप्शन जो है अगर लेस देन 1 आता है तो हमारा वहाँ पे आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते तो हमारा इसका करेक्ट आंसर रहता है 1.28 ओम्स, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। थोड़ा आपको सिस्टमेटिकली अप्रोच करना होगा क्वेश्चन की। और अगर लेट्स कंसिडर यहाँ पे 1 से लेके सारे वैल्यूज आपके कम रहते थे, ठीक है, लेट्स कंसिडर 0.5, 0.8, वट एवर इट में भी, बट अब ये बात है आपको न्यूमरेटर ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो आप उसको आंसर जो है ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर मार्क करके आते थे। क्लियर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द स्टार डेल्टा कनेक्शन नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट हो जाएगा कि जो स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है विल रिक्वायर अ ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स देन अ डेल्टा कनेक्टेड अल्टरनेटर फॉर द सेम लाइन वोल्टेज। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। सिंपल है गाइस, जो नंबर ऑफ टर्न्स जो रहते हैं, ठीक है, डिपेंड करते हैं हमारे वोल्टेज अक्रॉस द वाइंडिंग और द फेज। स्टार कनेक्शन में क्या होता है, जो फेज वोल्टेज है हमारा लेस रहता है एज कम्पेयर टू द लाइन वोल्टेज, इसलिए हमें लेस नंबर ऑफ टर्न्स रिक्वायर्ड रहते हैं इन अ स्टार कनेक्टेड। यहाँ पे बताया गया स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर विल रिक्वायर अ ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स, यही हमारी टर्मिनोलॉजीज गलत हो जाती है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए, विच इज ऑप्शन ए इज नॉट अ ट्रू इन टर्म्स ऑफ द डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम्स, ठीक है, स्टार और डेल्टा कनेक्शन। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगेन वेरी वेरी सिंपल, पूछा जा सकता है 110% कि जो रेंज है हमारे वोल्टेज ट्रांसमिशन की फॉर विच स्क्रीन केबल इज यूज्ड, स्क्रीन केबल जो है 22 से लेके 66 kV के बीच में रेंज कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। बेल्टेड स्क्रीन केबल और प्रेशर केबल का आपको वोल्टेज लेवल्स पता होना चाहिए, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली यूज्ड AC ब्रिज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अननोन कैपेसिटर, डायलेक्ट्रिक लॉस एंड पावर फैक्टर। तो उस केस में हम लोग शेयरिंग ब्रिज का इस्तेमाल करते गए, ठीक है। अब शेयरिंग ब्रिज के रिगार्डिंग मैंने रिसेंटली जो गेटको का एग्जामिनेशन हुआ था वहाँ पे भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताइए, तो वो भी सेशन आपको जाके देखना होगा, वो DET के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच मोड ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन हैज़ द हाईएस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। इनमें से कौन सा पावर जनरेशन में हाईएस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट होती है? तो वो होती है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है, इन बाकी कंपैरिजंस के अंदर। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ड्रॉ करती है करंट एट डैश। आप देखिए बहुत बार स्टूडेंट्स को यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन्स करके, ठीक है, आपको ऑप्शन दिया जाता है, तो उस केस में हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि वो हमारी मोटर है या फिर अल्टरनेट है, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक बताया गया तो इसके दोनों के कंडीशंस अलग अलग होते हैं। सिंक्रोनस मोटर में एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ड्रॉ करती है करंट को एट अ लीडिंग पावर फैक्टर। तो अब दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी रहेंगी कि एग्जामिनेशन में सिंक्रोनस मशीन के इन्वर्टेड वी कर्व और वी कर्व, ठीक है, दोनों भी इंपॉर्टेंट है। अब आपको छोटा सा एक टास्क दे रहा हूँ कि इन्वर्टेड वी कर्व और वी कर्व कौन से दो पैरामीटर्स के बीच में ड्रॉ किया जाता है इन टर्म्स ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन, जो कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन के पूछेगा। ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, ये आपको इसलिए टास्क दे रहा होगा ताकि आप उसको पढ़ के उस कॉन्सेप्ट को समझ के करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सको, ठीक है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास में कि हमारा व्हाट आर द जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ZPFC यूज्ड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो हम लोग इससे प्लॉट कर सकते हैं आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज पर फेज अगेंस्ट द फील्ड करंट, ठीक है। जो हमारा वाई एक्सिस पर रहता है IF और यहाँ पे एक्सिस देखिए वाई एक्सिस पर रहता है हमारे पास में वोल्टेज एंड एक्स एक्सिस पर रहता है हमारे पास में फील्ड करंट। टू प्लॉट द आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज पर फेज अगेंस्ट द फील्ड करंट, ठीक है। जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जनरेटर की ये कर्व है हमारा आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज का विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड करंट, ठीक है। ये जो मशीन ऑपरेट होती है विद कांस्टेंट रेटेड आर्मेचर करंट एट अ सिंक्रोनस स्पीड एंड अ जीरो लैगिंग पावर फैक्टर, तो मेंटेनिंग फॉर बेसिकली मेंटेनिंग द लो पावर फैक्टर जो अल्टरनेटर रहता है लोडेड किया जाता है बाय मीन्स ऑफ अ रिएक्टर और बाय एन अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, ओके। इस केस में आपको ZPFC के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना जरूरी है। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें होती है कि डिटेल में आपको डेप्थ में पढ़नी रहेंगी। अगर आप इस सेशन को देखते हो, नॉट नेसेसरीली आपको 30 क्वेश्चन का मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, जो आपको एडिशनल की पॉइंट्स बता रहा हूँ, जो पढ़ने के लिए आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आपको जरूर नोट करके जाने होंगे, वो एग्जामिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ डैम्पर वाइंडिंग इन अ सिंक्रोनस मोटर। डैम्पर वाइंडिंग जो है हम लोग मोटर की स्टार्टिंग में मदद करने के लिए एज ए इंडक्शन मोटर इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। अब ये डैम्पर वाइंडिंग कहाँ पे लोकेटेड रहती है सिंक्रोनस मोटर में? रोटर के अंदर या फिर स्टेटर साइड में कहाँ लोकेटेड रहती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है।
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956। अब आपको जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिसिटी रूल्स तो पता होने चाहिए, लेकिन ये भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था आई रूल 88 के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन इज कि व्हाट शुड बी द एक्चुअल ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गार्ड वायर वेयर द गार्डिंग इज रिक्वायर्ड अंडर द रूल आई रूल अंडर द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1988, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए गार्ड वायर की जहाँ पे हमारा गार्डिंग रिक्वायर्ड रहती है, ठीक है। इट शुड नॉट बी लेस दैन द 635.02 किलोग्राम एज पर द आई रूल। आपको क्वेश्चन रिवर्स बन के भी पूछा जा सकता है कि हमारी जो गार्डिंग रिक्वायर्ड रहती है, ठीक है, गार्ड वायर की जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड रहती है, एक्चुअल ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, इट शुड नॉट बी लेस देन और ग्रेटर देन व्हाट वैल्यू। तो ये भी आपको जो है एग्जामिनेशन में बन सकता है 635.02 किलोग्राम। ये कुछ टर्म्स आपको 100% पता होना जरूरी है, ठीक है। ये आपको लर्न करके ही जाने होगी, जो आई रूल्स है आपको लर्न करने होंगे, बेसिक ही होते, ठीक है। मैं आपको लिस्ट उसकी प्रोवाइड करा दूंगा इन द नेक्स्ट सेक्शन। मूव ऑन करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास है लोकेट द कैपेसिटर यूज्ड इन अ पावर सिस्टम फॉर वीआर कॉम्पेंसेशन, ठीक है। वीआर कॉम्पेंसेशन के लिए हम लोग कैपेसिटर कहाँ पे यूज करते हैं पावर सिस्टम में, वो हमारे नियर टू द लोड रहता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, ठीक है। हमारे पास में जो कॉम्पेंसेशन टेक्निक्स के अंदर हमारे पास वीआर कॉम्पेंसेटर रहते हैं, सीरीज कॉम्पेंसेशन रहते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग पावर फैक्टर और सिस्टम की स्टेबिलिटी को, सिस्टम के वोल्टेज प्रोफाइल को भी मेंटेन कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। क्लियर है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन जोड़ के जा रहा हूँ, उसका करेक्ट आंसर जो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होता है और जो भी मैंने बाकी पार्टिसिपेटिंग क्वेश्चन बताए थे उसका भी करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, ठीक है। अगर आपने महाडिस्कॉम का हमारा थ्योरी प्लस एमसीक्यू कोर्स ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इस काफी कॉम्प्रिहेंसिव, आपको कोई भी रिग्रेट नहीं रहेगा एग्जामिनेशन के पहले इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने के लिए। इवन इफ आपके पास काफी कम समय बचा है, बट आई एम अश्योरिंग यू कि आपको 20 डेज भी इसको अच्छी तरीके से सारे सेशन कवर अप कर ले तो विद इंपॉर्टेंट ई बुक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट्स, तो आपको काफी सारा इंसाइटफुल डेटा आपको एग्जामिनेशन के पहले मिल जाएगा। स्पेसिफिकली हमने 3D पावर प्लांट बेस्ड सेशन भी इसके अंदर इंक्लूड करके रखे। कूपन कोड को जरूर ध्यान दीजिएगा। नॉन टेक्निकल के साथ आपको मैं रीजनिंग और कॉन्ट्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने का एक रिकमेंडेशन दूंगा, सो दैट आपके एग्जामिनेशन में सिलेक्शन 100% है। एंड टेस्ट सीरीज को जरूर अटेंड कीजिएगा नो मैटर व्हाट। ये आपको यहाँ पे महाट्रांस को दिखाई दे रहा है, इसके काफी क्वालिटी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में जरूर एज सीरीज देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए आपको कौन से क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल कैपिट्यूड्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा, सो दैट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आने वाले सेशन एंड इंपॉर्टेंट सेशन के जो लिंक है यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करा के दे दो, सो दैट आप इसको क्लिक करके देख सको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।